सो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ ओपन होने वाला है 22 अगस्त से और 24 अगस्त तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। दोस्तों, कंपनी 1993 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज पहले सुयोग इंटरमीडिएट्स के नाम से जानी जाती थी, सुयोग इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। बाद में कंपनी ने अपना नेम चेंज किया और एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज कंपनी ने अपना नाम रख दिया है। दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है? कंपनी बनाती है, सप्लाई करती है एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेटेलिक फ्लैक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स। अब डेफिनेटली आप सबके दिमाग में एक सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये होता क्या है। तो आपको मैं इसकी वो फोटो दिखा देता हूँ, बट इसके कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, उसको आप सबसे पहले समझ लीजिए। तो ब्रेडेड हॉर्सेस, अनब्रेडेड हॉर्सेस, सोलर हॉर्सेस, गैस हॉर्सेस, वैक्यूम हॉर्सेस, ब्रीडिंग इंटरलॉक हॉर्सेस, हॉर्स असेंबलीज, लांसिंग हॉर्स असेंबलीज, इस प्रकार के बेसिकली कंपनी के प्रोडक्ट है। अभी होते क्या, ये आप देख सकते हैं। ये जिस वेबसाइट पे मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज की है। और ये है दोस्तों एक सोलार हॉर्स। इस तरह का होता है, देखिए ये होती है आगे का मुंह और उसके बाद से ये पूरी पाइप होती है। तो इस टाइप की दोस्तों चीज़ें बेसिकली जो है कंपनी के द्वारा क्रिएट की जाती है। सोलर हॉर्सेस को मैन्युफैक्चर सप्लाई करते हैं। इस टाइप की चीज़ें दोस्तों एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज बेसिकली बनाती है। तो होपफुली आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखिए बहुत सारे टाइप के हॉर्सेज होते हैं जो यूज़ में आते हैं, जैसे कि सोलर हॉर्सेज है जिसमें हमने एक बार में बात समझ में आ चुका है होपफुली। कुछ देखिए जैसे बॉयलर हॉर्सेज इस तरह के होते हैं, बड़ी पाइप, उससे छोटी पाइप, उससे छोटी पाइप, ऐसी ऐसी पाइप्स। तो बेसिकली पाइप्स हम कह सकते हैं। और वो कंपनी क्रिएट करती है, मैन्युफैक्चर करती है और बाद में खुद ही सप्लाई भी करती है। तो होपफुली तो आपको पता चल चुका होगा कि कंपनी का काम क्या है। दोस्तों, एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो तलोजा, नवी मुंबई, महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। और ये करीबन 3,59,528 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया के अंदर फैली हुई है। जो फैसिलिटी है वो सर्टिफाइड है एनेक्स थर्ड मॉड्यूल एच ऑफ डायरेक्टिव ऑन प्रेशर इक्विपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एज पर आईएसओ मार्क, जो भी है, ठीक है। जो कंपनी के दोस्तों क्लाइंट बेसिस है उसमें भी आपको काफ़ी नाम देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो बेसिकली कंपनी के क्लाइंट्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर्स, फैब्रिकेटर्स, मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन कंपनीज, जो उसमें एमआरओज कहते हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, कंपनी ऑपरेटिंग इन अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज। इस तरह की दोस्तों यहाँ पर बेसिकली इनके क्लाइंटल है जो आपको कंपनी में के अंदर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारों मतलब काफ़ी सारे देखिए टाइप ऑफ मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स का अपना एक महत्व है, फैब्रिकेटर्स का अपना एक महत्व है, एमआरओज, ओईएम्स का अपना एक महत्व है। इस तरीके से दोस्तों इनका काम चलता है। अब कुछ कंपनी के प्लस बातों पे हम बात करेंगे, कुछ कंपनी के नेगेटिव बातों पर बात करते हैं। तो कंपनी की दोस्तों जो पहली स्ट्रेंथ है वो क्या है? इनकी ग्लोबल प्रेजेंस काफ़ी बढ़िया है। कंपनी ने रिसेंटली 8 ऐसी नई कंट्रीज़ के अंदर अपना एक्सपांशन किया है, अपना ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाया है वहाँ पर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस पे। और कंपनी ने ओवरऑल सक्सेसफुली सप्लाइड देयर प्रोडक्ट्स टू 217 कस्टमर्स अक्रॉस 51 डिफरेंट कंट्रीज। तो कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा कारोबार दोस्तों बाहर से आता है, काफ़ी अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी बाहर से जनरेट करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कंपनी के दोस्तों जो टोटल मिलाकर स्टॉक कीपिंग यूनिट्स हैं वो करीबन 1700 से ज़्यादा हो चुके हैं। 1700 प्रोडक्ट है इनके एसकेयूज पोर्टफोलियो के अंदर। जो कंपनी वो प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है मेटेलिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की विद इन इंडिया। जो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तालुजा नवी मुंबई में, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑलमोस्ट 11 करोड़ मीटर्स पर एनम की है। तो अपने आप में समझ सकते हैं कि अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। जो एरोफ्लिक्स इंडस्ट्रीज है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है, यानी उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो ओवरऑल जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं या फिर ओवरऑल जिसके अप्रूवल चाहिए होते हैं वो कंपनी के पास है। और 31 मार्च 2023 में कंपनी ने अपना डिज़ाइन और रिसर्च और डेवलपमेंट टीम बनाई थी, जिसमें जो करीबन 57 प्रोडक्ट्स इनके पाइपलाइन में है, यानी बहुत जल्द वो अनाउंस हो सकते हैं। वो एक डेवलपमेंट फेज पे अभी काम कर रहे हैं। तो ये है कि कंपनी का फ्यूचर प्लान भी काफ़ी बढ़िया है और नए प्रोडक्ट्स भी बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन याद रखिए, कोई भी बिजनेस है तो उसके अगर स्ट्रेंथ है तो रिस्क डेफिनेटली वहाँ पर आएगी। तो पहली रिस्क क्या है इस कंपनी की? पहली रिस्क यही कि दोस्तों इनका एक्सपोर्ट पे बिजनेस चलता है। 80% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो कंपनी जनरेट करती है फ्रॉम आउटसाइड, इन जो एक्सपोर्ट से। तो मान लीजिए कभी सरकार ने एक्सपोर्ट पे ड्यूटीज़ बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटीज़ बढ़ा दी, वहाँ पर कुछ और कर दिया, बेसिकली इनके जो बिजनेस पे थ्रेट हो, तो उसके कारण कंपनी के रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, ये बात साफ है। सेकंड बात यह है कि दोस्तों जो कंपनी है वो किसी भी इनके सप्लायर्स के साथ हो सकता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ना हो, मतलब रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ।
तो अगर वहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कंपनी के, तो वो डेफिनेटली अगर कोई सप्लायर कह देता है कि हमने कॉस्ट बढ़ा दी किसी भी रॉ मटेरियल की, तो उससे कंपनी के ऊपर असर पड़ सकता है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि दोस्तों कंपनी हो सकता है कि उस सप्लायर से छोड़ के दूसरे सप्लायर से लेने की कोशिश करे, बट हो सकता है कि फिर वहाँ पर क्वालिटी पे कंपनी थोड़ा सा कंसर्न हो जाए या फिर क्वालिटी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिल जाए, तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी। तीसरी बात ये है कि दोस्तों कंपनी सिंगल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से ऑपरेट करती है। तो मान लीजिए कोई भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर फैसिलिटी के अंदर कुछ भी फॉल्ट आता है, कुछ भी हो जाता है एक्स वाई जेड, तो एक्स अगर कुछ भी हो जाता है तो फिर डेफिनेटली कंपनी का सीधा सीधा बिजनेस बंद, मतलब बिजनेस इन द सेंस कि उस समय काम नहीं कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो कंपनी सप्लाई क्या करेगी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। चौथा ये है कि दोस्तों जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है इनके कस्टमर्स के साथ भी, सप्लायर्स के साथ नहीं है वो तो ठीक है, बट कस्टमर्स के साथ भी नहीं है। तो कस्टमर्स के साथ भी दोस्तों कस्टमर्स भी मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर, अगर उनको सही प्राइस मिलती है उनको, मतलब ओवरऑल बात सिंपल है कि जहाँ पर दोस्तों सही प्राइस मिलेगी वहाँ पर कोई भी कस्टमर जाएगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पांचवा ये है कि दोस्तों जो कंपनी के प्रमोटर है उनके ऊपर टैक्स की प्रोसीडिंग चल रही है, मतलब उनके ऊपर क्रिमिनल कुछ केसेस है जिसके ऊपर वो चल रहा है, उनके ऊपर मतलब केसेस चल रहे हैं। तो प्रमोटर के ऊपर कोई भी अगर ऐसा फैसला नेगेटिव आता है तो उसका असर सीधा सीधा आपको पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है कंपनी की इमेज के ऊपर, कंपनी का कोई भी अनफेवरेबल डिसीजन मॉनेटरी कंपनसेशन के ऊपर भी अगर आ जाता है तो उससे अनडाउटेडली पैसों का भी लॉस है। और आखिरी बात यही है कि दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू है वो इनके टॉप 5 कस्टमर से सबसे ज़्यादा आता है इंडिया के अंदर और ग्लोबली भी। तो अगर उन 5 में से एक भी कस्टमर चला जाता है तो कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर, कंपनी के बिजनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क है। अब बात करते हैं दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू की। तो दोस्तों रेवेन्यू आप समझ सकते हैं 2021 में कंपनी का 145 करोड़ था, फिर 241 करोड़ का हुआ और फिर दोस्तों 269 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट पहुंच गया। कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी दी है, 162 करोड़ थी 2021 में और अब दोस्तों बढ़ते बढ़ते वो 214 करोड़ तक पहुंच गई है। जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों 2021 में मात्र 6 करोड़ का था, लेकिन अभी 30 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो कंपनी ने सिग्निफिकेंट जंप दिखाई है। जरूर एक कोविड एरा भी था, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बट स्टिल हाँ ये है कि कंपनी के रेवेन्यू में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये बात अच्छी है। तो दोस्तों अब आप सबके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि इस आईपीओ में लगाना है कि नहीं लगाना है। देखो ये आईपीओ 22 से 24 अगस्त के बीच में होगा और 108 रुपये का प्राइस बैंड है। अगर मैं प्राइस बैंड की बात करता हूँ तो जो कंपनी वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आई है, तो जिस वैल्यूएशन पे अपना आईपीओ लेकर आए हैं वो दोस्तों ऑलमोस्ट 40.91 है। अब देखिए डायरेक्ट इसका कोई कॉम्पिटिटर आपको मार्केट में ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर दूसरी कंपनीज को देखें तो एक है पाकर हैनिफिन कॉर्पोरेशन, वो 26.18 की प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड करता है। सीनियर पीएलसी है 35, बड़ी बहुत छोटी कंपनी है। तो ये है कि इसका कोई डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ कि पीयर्स का मतलब नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली कंपेरेबल नहीं है वो। तो ये कि 40-41 की प्राइस ट्रेंडिंग ये मांग रही है और उसके बाद ये है कि इससे ऊपर भी स्टॉक खुलेगा तब जाके एक इन्वेस्टर को मुनाफा होगा। बट ये है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे दिखते हैं, कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब ये दोस्तों मार्केट में लिस्ट हो जाएगी कंपनी तो करीबन 1396 करोड़ की एग्जैक्ट इसकी मार्केट कैप बैठ जाएगी एट प्राइस ऑफ ₹108। ठीक है, तो ये है कि अच्छी कंपनी, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो भी मैनेजेबल है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी जो है वो ओवरऑल बढ़िया दिखता है। क्योंकि देखिए कंपनी का एग्जैक्ट कोई मैच नहीं है तो हम इसको मोनोपोली कह सकते हैं टू एन एक्सटेंट कि अभी इसका बिजनेस को लेकर कोई सामने कॉम्पिटिटर दिखता नहीं है, राइट। तो ये है कि हाँ बिजनेस अच्छा है, ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी काफ़ी बढ़िया करेगी, कंपनी बढ़िया करने की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन हम रख सकते हैं। तो ये है कि हाँ ये इशू के अंदर पैसा उस हिसाब से लगाए। अगेन डिस्क्लेमर, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैं अपना पर्सनल व्यू है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये है कि इस आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन के लिए पैसा लगाया जा सकता है, बट ये भी हो सकता है कि दोस्तों लिस्टिंग गेन हो तो ज़्यादा ना हो, 20 से 30% हो जाए। अच्छे अगर मार्केट चला तो हो सकता है कि 50 से 60% जो अभी ग्रे मार्केट चल रही है, अगर करंट ग्रे मार्केट की मैं बात करता हूँ वो ऑलमोस्ट 56.48% है, राइट। तो मार्केट में गिरावट देखने को मिली है और ग्रे मार्केट भी थोड़ी सी नीचे आई है, आप खुद नोटिस कर रहे हैं, राइट। तो ये बात सिंपल है कि जो ग्रे मार्केट है क्योंकि नीचे आई है, और दूसरी बात ये है कि मार्केट में अभी आपको कुछ बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो ये है कि अगर आप लगाते हैं तो 20 से 30% का लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद बहुत दिखती है। ये है कि अगर 40-50% की हो जाती तो वो भी बहुत चौंकने वाली बात नहीं है, बिकॉज ग्रे मार्केट दिखा रही है। बट अगर 20 से 30% के लिए आपको तैयार रहना चाहिए अगर बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल गई, तो वो बात दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझ के चलना पड़ेगा। बाकी अच्छी कंपनी है, पैसा लगाने लायक है, जो मुझे साफ साफ लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। बाकी आप लोग भी आपके व्यूज़ बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इस कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एस इन्वेस्टर्स का भी पैसा है। तो क्या कंपनी बढ़िया है नहीं है, वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।